शफी जान साहब, आपके बारे में जो एक अमूमी तासुर है वो ये है कि आप बहुत गुसीली तबीयत। इट्स ऑल रबिश, यावा गोई, लगव। ए हाथ, तू मेरे बालों को टच होने से पहले टूट क्यों नहीं गया, टूट क्यों नहीं गया, टूट क्यों नहीं गया। हाय, इस पफ को आग लग गई अपने ही हाथ से। फीमेल नार्सिसिज्म भी बहुत ज़्यादा है। फीमेल में मदर इन लॉज जो होती हैं ना, वो उनमें नार्सिसिस्ट बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अच्छा, अब ये ना कह दीजिएगा कि खाला की दूसरी शादी करनी है, उसके चार्जेस भी बच्चों पे डालने हैं। मेरे मुंह की बात छीनी आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देश बुक जुनैद के साथ। शो में मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं दुनिया ज़राफ़त का बहुत ही प्यारा, बहुत ही मोतबर नाम नसीम विक्की, हमारी को होस्ट सुहाना सियाल। नाज़रीन, नौजवानों में बढ़ता हुआ ज़हनी दबाव, सोशल मीडिया के असरात और नशे जैसे संजीदा मसाइल आज के माशरे का एक बड़ा चैलेंज बन चुके हैं। खुशकिस्मती से इन मसाइल से निकलने का रास्ता बताने के लिए आज हमारी महफिल में मौजूद हैं मारूफ माहिर नफ्सियात सादिया शेख। लेकिन नाज़रीन, इससे पहले कि हम सादिया शेख की जानिब बढ़ें और बाज़ संजीदा मौज़ूआत को टच करें, हम आपको लिए चलते हैं पहली बार अपने शो में तशरीफ़ लाने वाले PTI के मुतहर्रिक रहनुमा, PTI KP के तर्जुमान जनाब शफी जान की तरफ। अच्छा शफी जान साहब, सबसे पहले तो पहली बार हमारे शो को रौनक बख्शने पे, हमारे शो में रौनक अफरोज़ होने पे हम दिल की अथाह गहराइयों से आपके शुक्रगुजार हैं। और एक मिनट शॉर्ट बात करें, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है। ये बिला वजह की ना रस्मी बातें, अता गहराइयों से आपके मशकूर हैं, मैंने पलके बिछा दी हैं, रेड कारपेट है, फूल पत्तियां बिक रही हैं। ना मैंने फूल पत्तियां फेंकी, ना रेड कारपेट बिछाया। जुनैद साहब, अगर मैं आपको ना रोकता तो आप फूल पत्तियां भी फेंकते, रेड कारपेट भी बिछाते। आप तो जिस स्पीड से चल रहे हैं, आप तो मुझे उमराव जौनादा बना देते। मैं शफी जान हूं भाई। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं शफी जान साहब, आपके बारे में जो एक अमूमी तासुर है वो ये है कि आप बहुत गुसीली तबीयत। इट्स ऑल रबिश, यावा गोई, लगव, बेहुदा, बहुतान तराशी, बकवास, झूठ, मुगल्लिज़ात, नॉनसेंस, पागलपन, हुजूमे अहमका। यही तो बात कर रहे हैं कि आप फौरन गुस्से में आ जाते हैं, आपके मुखालिफिन आप पे इल्ज़ाम लगाते हैं। इतनी खूबसूरत आपकी पर्सनालिटी है जो सिर्फ इस गुसीली तबीयत की वजह से डैमेज हो रही है। जुनैद भाई, देखिए, मेरे बारे में जो आपको ये बात बता रहा है वो मैंने अभी जो बताया, मैं तो बहुत ही सहल और काम तबीयत का मालिक। मुझसे ज्यादा मैं फाइट नहीं करता, मैं लड़ाई नहीं करता, तबीयत में है नहीं, मेरे खमीर में नहीं है ये चीज। अच्छा। और जुनैद साहब, एक चीज याद रखें कि तारीख में दो चीजें बेज़रर है, वो आपको बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचा सकती। कौन कौन सी? हकीम की शायद होम्योपैथिक दवाई नुकसान दे दे, लेकिन दो चीजें जो नुकसान दे देगी, बताएं ना कौन सी। तारीख इंसानी में आपको ये कई मिसाल नहीं मिलती। आप ही तो दे कौन सी। बता रहा हूँ, छुरी तले साल मैं दे रहा हूँ आपको जवाब। दो चीजें, एक मम्मी फिरौन की और एक मैं, और एक चीज और आप ऐड कर लें, उल्टा पड़ा हुआ कचुकुमा। वो बेजरर है, वो बेचारा यूं करता है उसको। अब मैंने 2-3 दफा की है उसको उल्टा। 6 महीने बाद मैं उसको कचुकुमे के देखने भी गया हूँ यूं करके, तो सिर्फ प्याला पड़ा हुआ था, उसमें मैं अभी सूप पीता हूँ। बाय द वे, शोहर से सालगिरह का तोहफा लेने के बाद बीवियां भी खुश और खामोश हो जाती हैं। देखिए सुहाना जी, आपकी बात मेरी नजर में पेट नहीं बैठती है। आप जो बात कर रही हैं इसकी कोई वुकत जुलूस गमारा नहीं है। अगर एक शौहर अपनी बीवी को तोहफा देता है तो वो पहले तोहफे के बाद दूसरे पे मुंह बना लेती है, ठीक है। अगर दूसरा तोहफा दे, तीसरे पे मुंह बना लेती है। और याद रखिए कि अगर बेगम को आप डायमंड रिंग भी दे देंगे ना, वो उस पर भी खुश नहीं होगी। वो कहेगी आपने इसके अंदर जो है वो नीलम लगवा दिया है, मैंने आपसे याकूत कहा था। और शौहर कहे नहीं बेगम मुझे नीलम पसंद है, तो फौरन जूता उतार लेगी कि ओए तुम अपने पुराने स्कूल फेलो नीलम को अभी तक नहीं भूले। तो शक तो जो है वो होता है, और बेगम कभी खुश नहीं होती। ये तो पेताहिब, ये फजूल बातें हैं। असल बात ये नहीं है, असल बात तो ये है इस मुल्क में जमहूरियत की, इस मुल्क में जमहूरियत की बहाली की, इस मुल्क में कैदी को बाहर लाने की असल जमहूरियत ये है, और जिसके लिए हम लोग एक कारवां लेके चले। हाँ, मेरे मुंह की बात छीन ली। आपकी जुर्रत कैसे हो मुंह की बात छीनी आप? जब मैं बात कर रहा हूँ तो आप क्यों कर रहे हैं? मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? चोले बेचने हैं? आप भी तो यही कहने लगे थे ना कि हम कारवां लेके चले। नहीं, कारवां नहीं, मैंने तो आपको बोला ही नहीं ना कारवां। हम कारवां नहीं, हम कंटेनर लेके चलेंगे। अच्छा,
आप प्लीज आप अपने अल्फाज मेरे मुंह में नहीं डालिए प्लीज। और कारवान जो है वो 7 सीटर होता है, कंटेनर में उसके बनिस्बत ज्यादा गुंजाइश होती है। और खुदा के लिए खुदारा मैं हाथ जोड़ता हूँ, जितने भी मीडिया वाले लोग हैं ये लेबल मुझसे हटा दें। मैं कतन फाइट वाला और गुस्सेला शख्स नहीं हूँ, मैं बिल्कुल काम शख्सियत हूँ। अब देखिए ना, आते हुए आपके ऑफिस में मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा था तो एक औरत मेरे पास से गुजरी है और मुझे उसने देख के बोला, शफी जान आप यहाँ पे? अच्छा, उसने शफी कम और जान पे ज्यादा एम्फसाइज किया, जोर दिया। अच्छा अच्छा। मैंने कहा बीबी देखो, हमारे कल्चर में जान पे जोर नहीं दिया जाता। आप ये खुले खुले कह रही हैं, आप साइड पे भी कह सकती थी। मतलब 4 लोग और जो गुजर रहे हैं उन्होंने सुन लिया, मेरी तो इज्जत बढ़ गई ना। और मैंने कहा देखो, अगर आपको कोई शक शुबा है या इल्मी मालूमात आपको दरकार है तो इस पे हमें इख्तिलाफ को बायराह मामी तहमुल से कर लेते हैं। आप इसके लिए मुझे अपना नंबर दें, मैं आपको सीधा सीधा बताऊंगा इसके मतलब मुख्फी क्या है। और जुनैद साहब, आप यकीन करें कि मैं तो इतना मुतहम्मिल मिजाज का इंसान हूँ कि बचपन में मुझे याद है किसी ने पानी वाला शापर मुझे मारा। अच्छा। पानी सारा जमीन पे गिर गया। हाँ। मैं घर गया, गिलास लेके आया, वो सारा पानी मैंने उसके अंदर जमा किया। अगले दिन मैंने उसी शख्स को जाके ये पिलाया, ये पी लो, ठंडे हो जाओ। तुम इतना गुस्सा क्यों करते हो? किसी को दोबारा नहीं मारो। जबरदस्त। अच्छा चले, ये तो हो गई ना आपकी जाती जिंदगी की बातें। आप हमें ये बताएं कि केपी में सुहेल अफरीदी और अली अमीन गंडापुर की वाज़ेह ग्रुपिंग नजर आ रही है, तो इस पे कुछ बताएं हमें। हाय, आप मीडिया वाले कब सुधरेंगे पता नहीं, ये आप लोग पिलाते रहते हैं। मेरी इन नंगी आंखों ने, गुनाहगार आंखों ने देखा दावत अफ्तार के अंदर सीएम केपी की सुहेल और गंडापुर साहब बैठे हुए थे। हाँ। ठीक है, सुहेल अफरीदी समोसा खा रहे थे, लेकिन वो समोसे के अंदर आलू मालू बिल्कुल नहीं था। उन्होंने गौर से यूं देखा, मैं पास गया, मैंने कहा भाईजान चांद देख रहे हैं ईद का? कहते हैं नहीं आलू नहीं है। बीच में उंगली मारी, आलू था ही नहीं। समोसे के अंदर हु का आलम था, बिल्कुल ऐसे ही खाली था जैसे हमारा कौमी खजाना। समोसा ऐसे खाली था। अच्छा। और फिर दूर ही बैठे गंडापुर साहब ने ये देखा और मंजर देखने के बाद वो बांप गए कि कोई प्रॉब्लम है। उन्होंने अपने दिल पे हाथ रख के खुले दिल से, यकीन जाने मैं ये बयान नहीं कर सकता, उन्होंने अपने समोसे का आलू सुहेल अफरीदी के समोसे के अंदर डाला और ये मोहब्बत देख के समोसे के आंसू निकल गए। तो ये मोहब्बत का मंजर और ये यगानगियत का मंजर, ये आप लोग मीडिया वाले कभी नहीं दिखाएंगे। आप लोग हाँ सिर्फ दिखाएंगे जी वो उसके साथ मुंह बना के बैठा है, वो उसके साथ नहीं बना रहा, वो उसकी नहीं बनती, ये जो है मुगलजात आके जो है वो बकता है टीवी पे। तो ये चीजें आप लोगों का काम है और यही चलती है। और शेर अफजल मरवत साहब ने एक तीसरी लाइन ली हुई अच्छा, है। बी स्पेसिफिक सुहाना जी, 1 या 3? थर्ड। अच्छा, थर्ड। देखें, उनका मैं कोई स्पोक पर्सन नहीं हूं, मैं अगर करूंगा तो सिर्फ उनकी बुराइयां ही करूंगा। जो वो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, उनको इस तरह मंझधार में, बीच मंझधार में छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। गो के उनका राइट है, एक जमहूरियत है, लेकिन मेरे ख्याल से मरवत साहब ने जमहूरियत का गला दबाया और करके आवाज भी हल्की सी आई है। तो ऐसे लोगों को पार्टी को शायद अवॉइड ही करना चाहिए। और चूंकि अब देखिए ना, मेरी सूरत में सबसे बड़ा डिपेंडर इस पार्टी को मिल गया और क्या चाहिए। पीटीआई मेरे ख्याल से 2026 में अब जाके खुशकिस्मत हुई है, उसकी किस्मत खुली है कि मैं उनको मिला हूँ। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं कि जिस बोल्ड और मुदल्लल अंदाज में आपने पार्टी का केस प्लीड किया है, इससे पहले वाकईतन केपी की हद तक तो कोई बंदा नजर माशाल्लाह। बाय द वे, जो अल्फाज आप इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत खूबसूरत हैं। और क्या जुनैद साहब, आप मुझे लिस्ट बना के लिख के दे सकते हैं? मैं उनको बताऊंगा, मैं उनको सुनाऊंगा कि माशाल्लाह देखो यार कैसा ज़हीन और फतीन खूबसूरत, माशाल्लाह कितना सुलझा हुआ एंकर ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है। मैं कहता हूँ सुभान अल्लाह। और पूरे मुल्क में यही हो रहा है, एक दूसरे की तारीफें चल रही हैं, कंस्ट्रक्टिव काम हो ही नहीं रहा। और जुनैद साहब, अगर आप मेरे बारे में ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते ना, तो मैं आपको कहता कि आपका मुंह ऐसा है जैसे बिद में आखिरी चुआरा बगैर देखे इंसान फेंक नहीं देता। यकीन जाने। लेकिन मैं बिल्कुल यहाँ लड़ने नहीं आया हूँ, मैं काम तबीयत का आदमी हूँ। अच्छा, आपके हेयर स्टाइल को देख के लगता है कि आप जिम कैरी से खास से मुतासिर हैं। आप इस हेयर स्टाइल को कैरी कैसे करते हैं? देखिए सुहाना जी, इसमें 2 बातें हैं। एक तो इस पे जेल लगाना पड़ता है। कितनी? ये कोई 1 डब्बी लग जाती है। मेरा ख्याल है 2.5 पीपे तो लगते होंगे। मिकदार को छोड़ें, जो बात आपको कह रहा हूँ वो देखें। आप मजाक में ले गई ना, फिर मुझे गुस्सा आ जाएगा। और बाय द वे, ये 4 स्ट्रोक है, 2 स्ट्रोक नहीं, इस पे 1 डब्बी लग जाती है। दूसरी चीज, मेरा जब जलसा जुलूस होता है, मैं पहले एक पुलिस का जो सिपाही होता है जलसे में, मैं एक के पास जाके उसके कान में कहता हूँ कि गल सुन, इथों फाड़ ली, इथे मार ली डंडा, अच्छा, वक्खी च मार ली मुक्का। जे मेरे पफ ते किसी ने भी हाथ पाया तो मैं उन्हें छड़ना नहीं, क्योंकि मैं इस हवाले से बड़ा टची हूँ। ओ, मैंने अपना हाथ भी लगा दिया।
ए हाथ, तू मेरे बालों को टच होने से पहले टूट क्यों नहीं गया, टूट क्यों नहीं गया, टूट क्यों नहीं गया? हाय, इस पफ को आग लग गई अपने ही हाथ से। अच्छा, वैसे वक्त ज़ाया हो रहा है, मुझे वापस चिंची पे पेशावर भी जाना है, क्योंकि हमारे पास कौन से 14 अरब के जहाज हैं। मैं तो पेशावर से चिंची पे आया हूँ और वापस भी उसी पे जाऊंगा। और मजे की बात बताऊं, आप चिंची पे पेशावर से लाहौर आए हैं? नॉर्मल बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा। और यही नहीं, मैंने तो चिंची पे बैठे बैठे ही झंडा भी हाथ में पकड़ा हुआ था। जहाँ पे वो पेट्रोल खत्म हो जाता था, क्योंकि इस्लामाबाद से यहाँ पे आना बहुत लंबा कई चिंचियां बदलनी पड़ी होंगी। हाँ, और इसमें ये होता था कि मैं जब भी चेंज करता था, झंडा मेरे हाथ में होता था, तो चिंची वाला कहता था 250 जो है वो आपकी और 50 रुपए झंडे के हैं। तो इस तरह कर करके मैं इधर आया हूँ। तो मुझे देर हो रही है, प्लीज मुझे जाने दी, मैंने वहां पेशावर पहुंचना है। अच्छा, आपके पास 1000 रुपए का कुल्ला होगा? आप हंस रहे हैं, एक बंदा मुसीबत में है, फिर मैं अपनी आई पे आ जाऊंगा, फिर मैं साबित कर दूंगा कि मैं जंगजू हूँ। बल्कि मेरे पार्टी के रोहदेदार तो ये भी कहते हैं कि यार काश तुम ग्लैडिएटर अरीना के दौर में पैदा होते, बहुत बड़े जंगजू होते। और मेरे गुस्से के ऊपर तो बहुत सारे लोग वीडियो गेम्स बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं उनको कहता हूं कि ना बनाना, ना, बिल्कुल, तुम्हारी वीडियो गेम पट जाएगी। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा मैडम शेख, ये बताएं, मुझे थोड़ी देर के लिए इरशाद भट्टी साहब का इश्क सवार हो गया। मैडम शेख इसलिए खैर मैं लिबर्टी ले रहा हूँ। अच्छा सादिया साहबा, ये बताएं कि आपका माशाल्लाह इतना तवील तजर्बा है नफ्सियात के मैदान में, आपने रीहैब सेंटर्स खुद भी चला रही हैं एक, और कई जो नफ्सियाती अमराज के हवाले से जो मुस्तनद इदारे हैं पाकिस्तान के, कमोबेश आपने सब में ही काम किया हुआ है और एक तवील आपका तजर्बा इस हवाले से। मेरा ख्याल है आपसे ज़्यादा कौन खातून इस बात का जवाब दे सकते हैं हमें कि ये जो मनशियात की लत में हमें अपनी यूथ नज़र आ रही है, इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो होता है ना जी, वो ये होता है, चूँकि आपका रीहैब का बहुत ज़्यादा तजर्बा है, तो किसी मनशियात के बंदे को इस बात पे कायल करना कि तुम मनशियात के आदी हो या तुम एक मरीज़ हो, तुम्हें रीहैब की ज़रूरत है, एडमिट होने की ज़रूरत है, उसको कायल करने का कोई आसान नुस्खा हमें बताएं। 2 सूरतें आ जाती हैं। पहली नंबर पे तो ये आ जाता है कि बहुत सारे पेशेंट होते हैं, वो अपने माँ बाप के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपना कोई रिलेशनशिप बचाने के लिए कायल हो जाते हैं, वो चले जाते हैं रिहैबिलिटेशन में। दूसरी सूरत ये आ जाती है कि उन्हें उठाना पड़ता है, ठीक है, वो नहीं मानते, उनके पेरेंट्स कांटेक्ट करते हैं, उसमें हमारी टीम जाती है और वो उनको लेकर आती है, ज़बरदस्ती ठीक करते है, ज़बरदस्ती करते हैं, ठीक है। उसमें 3 दिन विड्रॉल सिम्टम्स की होते हैं, 3 से 4 दिन भी हो सकते हैं। जैसे ही वे विड्रॉल से उठते हैं, उनकी राखी करनी पड़ती है, ठीक है, वहाँ पर उनकी काउंसलिंग भी होती है, सारी चीज़ें होती हैं, बट विद इन 1 मंथ वो लोग तंग पड़ना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद वो राय फरार ढूंढते हैं, किसी ना किसी तरह से वो भागने की कोशिश करते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारी टीम पर डिपेंड करता है कि उन्हें वहाँ स्टक करके किस तरह से रखना है। 3 मंथ्स का पीरियड होता है जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए, बाकायदा प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए। जो 3 मंथ पूरे कर जाता है वो माइट भी 6 मंथ to 1 ईयर रह जाए, या बहुत लंबा टाइम भी गुजार सकते हैं जिन्हें रिलैप्स नहीं होता। रिलैप्स होता है कि दोबारा से आप रिहैबिलिटेशन के बाद दोबारा से आप जो है वो एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं, उसी गैदरिंग में वापस जाते हैं, उसी सेम इन्वायरमेंट में वापस जाते हैं, उसी सेम फैमिली में वापस जाते हैं। इस वजह से भी आपका रिलैप्स हो जाता है। और दूसरी मेन कोज यहाँ पर हमारी जो फैमिलीज़ हैं वो कुछ इस तरह से है कि एक जब लेबल लग जाता है ना कि ये नशई है, किसी भी किस्म का कोई भी एडिक्ट हो, तो उसे फिर उसी नाम से, उसी पहचान से उसका इंट्रोडक्शन करवाया जाता है, जिसकी वजह से कॉमनली एक मेन कोज गैदरिंग के बाद जो आती है वो यही है रिलैप्स की। तो उसके बाद सिर्फ वही स्टार्ट से 0 से स्टार्ट हो जाता है और सब वही पूरा एक साइकिल जो है वो सेम चलना शुरू हो जाता है। अच्छा सादिया, आप मुझे ये बताएं कि अगर कोई बंदा है, उसको ये तो पता है कि वो नशाई है, लेकिन वो अग्री नहीं होता कि मैंने जाके ट्रीटमेंट करवाना है, तो उसका सिर्फ यही तरीकाकार है कि आप उसको जबरदस्ती ले जाएं? नहीं, तरीका करे भी कोई बंदा दावत करे। नहीं, मेरा सीरियस सवाल है उनसे। मैं भी सीरियस ही बता रहा हूँ ना, बंदा उसको कहे कि जी आपके लिए हमने चरसी कढ़ाई बनाई है, तो दौड़ा आएगा, मैं उड़ी नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है, उन्हें फिर उठाना ही पड़ता है, उन्हें फिर लेकर जाना पड़ता है। फिर उनका विड्रॉल सिम्टम ज़ाहिर है जब जाते साथ, तो फिर इन्हें इंजेक्शन लगाना पड़ता है। फिर उनकी फैमिली जो होती है वो हमारे साथ इन टच होती है और उनकी बाकायदा प्रॉपर एक फॉर्म साइन करवाया जाता है कि हम मतलब किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे अगर कुछ हो गया तो फिर अच्छा सर, मैं यही पूछना चाहता हूँ कि अगर आप जबरदस्ती उठा के किसी को लेके जाते हैं उसको, और अगर कोई खुद रजामंदी से जाता है या मान जाता है या नीम रजामंदी होती है चलें उसकी,
दोनों सूरतों में रिलैप्स होने के कितने चांसेस होते हैं, दोबारा एडिक्ट होने के कितने % चांसेस होते हैं दोनों सूरतों में? डिपेंड अलग अलग। करता है कि आपकी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या हैं, आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ पे लोगों का कॉन्सेप्ट है एनु बाहर कर दो, ठीक है, इसको बाहर भेज दें, वहाँ कुछ नहीं होता। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। मेरे ओवरसीज़ के जितने क्लाइंट्स हैं, आप दुबई की बात है, वहाँ पर भी आइस जारी है, किसी ना किसी हाँ। तरीके से इलीगली वहाँ पर ट्रांसफ़र हो रही है, वहाँ के लोग भी ये कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि वहाँ पर देखा जाए तो वहाँ पर नहीं होते। हमारे यहाँ पे लोगों की क्या थॉट है कि इसको दुबई भेज दें या किसी भी अरब कंट्री में भेज दें, वहाँ पर जो है वो एडिक्शन नहीं होती, वहाँ पर इस तरह की अवेलेबिलिटी नहीं चीज़ें होती, नहीं है। उनका ये ख्याल है, बिल्कुल, मगर ऐसा उनका नहीं ख्याल है, है। मगर गंजे को नाखून मिल ही जाते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली राइट, मिल ही जाता है कहीं ना कहीं से। अच्छा सादिया, ये भी बताइएगा कि ये जो रीहैब की लग्जरी है, रीहैब सेंटर्स में एडमिट होने की लग्जरी, ये सारे लोग तो अफोर्ड नहीं कर सकते। वहाँ के चार्जेस, और सस्ते से सस्ता रीहैब सेंटर भी जो है वो पाकिस्तान में एक गरीब क्या दरमियाने तबके का आदमी भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो गरीब बेचारा क्या करे अगर वो नशे की लत में मुब्तला हो जाता है? ये गरीब बेचारा नशा ही ना करे। नहीं कर लेता है ना, वो तो अमीर भी कर सकता है, गरीब भी कर सकता है, क्या करे? गरीब भी करते हैं, ज्यादा वही ज्यादा करते हैं। उनके माँ बाप करवा देते हैं उन्हें रिहैबिलिटेशन में, आप देखें यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ये होता है कि कब तक, अब आजकल जो सिचुएशन देखी जा रही है वो 1 साल माँ बाप या उनके पार्टनर्स बहुत ज़्यादा, उनकी फैमिली कॉन्शियस होगी अपने बच्चों के बारे में, बेटा बेटी, इवन फीमेल्स बच्चियाँ भी कर रही हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी लेवल की बच्चियाँ बहुत ज़्यादा कर रही हैं। तो वहाँ पर आप देखें कि 1 साल के बाद या 2 साल के बाद उनकी फैमिली स्टेप बैक करना शुरू कर देगी, ठीक है, कि अब लगा ये रहे ठीक हो गया है, जो भी है, नहीं ठीक या नहीं हो गया, उसको उसके केयरलेस हो हाल जाते पे हैं। छोड़ देते हैं ना। हाँ। कहाँ तक करें, उनके पास फाइनेंस टाइम खत्म हो जाता है, उनके पास टाइम खत्म हो जाता है, उनकी इज्जत खत्म हो जाती है, उनके सराउंडिंग्स में जो भी उनका नाम होता है वो खत्म हो जाता है। तब वो लोग कहते हैं ठीक है, फिर मतलब लेट गो कर देते हैं कि जैसे वो चल रहा है फिर चलता रहे, फिर जो होगा देखी जाए। अच्छा सादिया, दूसरा ये बताइएगा कि मनशियात की तरफ जब कोई बंदा जाता है, इस गड्ढे में गिर जाता है, उससे उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, कुछ Right. ठीक हैं, कुछ गलत हैं, कुछ खुद साख्ता हैं। जो बाज़ बातें जो होती हैं वो रिलेशनशिप्स के हवाले से भी आती हैं। बहुत सारे लोग इसलिए नशा शुरू करते हैं, रिलेशनशिप में नाकामी हो गई जी। उसमें रिलेशनशिप की खराबियां देखी जाएं तो आजकल एक बहुत टर्म बोली जाए नार्सिसिज्म, ये कब से बला आई है और ये क्या है? अब डायग्नोज हुई है या पहले भी कितने लुकी सी, क्या है? नार्सिसिस्ट बेसिकली इज अ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये कोई बायोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं होता, ये सोच का जेनेटिकली भी नहीं होता, ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है जो आप एनवायरनमेंट से ले रहे होते हैं। आप किसी बड़े को अपना, उसके ऑब्सेशन में आप उसको कॉपी करना शुरू कर देते हैं बचपन से कि ये बड़ा खुददार है, बड़ा खुद परस्त है, इसके ऑर्डर चल रहे हैं, कंट्रोलिंग बिहेवियर जिसको कहा जाता है, इसमें खुद पसंदी, लोग कहते हैं कि नरगिसियत पसंद, नरगिसियत पसंद। हाँ, खुद पसंद जो है ना वो इंसान नार्सिसिस्ट होता है, ठीक है। लेकिन अच्छा, नार्सिसिस्ट खुद में मैं 1 मिनट के लिए इसी मौजू पे रहिएगा। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि ये जो नरगिसियत है, खुद पसंदी है, अपनी तारीफ है, चाहे वो अपनी ताकत की तारीफ हो, अपने पैसे पर मान हो या अपनी खूबसूरती पे भरोसा हो बहुत ज़्यादा, ये सारी खुद पसंदी की शक्लें हो सकती हैं। इनमें से सबसे खतरनाक कौन सी होती है? वैलिडेशन। ये वैलिडेशन का भूखा होता है, ठीक है। इसको वैलिडेशन चाहिए, इसके घर में इसका पार्टनर, चाहे उसकी वाइफ है, बच्चे है, वो भूखे भी रह रहे होंगे, वो बाहर जो है वो इतना बांट रहा होगा। और ਉਹ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕਾਟਨ ਦਾ ਮਾਇਆ ਵਾਲਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਗਰ ਪਿਛਲਾ ਉਧਾਰ ਮੰਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਾ ਦੇ ਦੇਾਂਗੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਆਮਤ आ गई। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, नार्सिसिज्म में ना उसकी पर्सनैलिटी में उसकी नेचर हेल्पिंग बहुत होती है, लेकिन दूसरों के लिए, ठीक है, अनजान लोगों के लिए, अपनी फैमिली के लिए नहीं होती, Right. एम्पैथी नहीं होती। अच्छा, ड्रग्स एडिक्ट का तो आपने बता दिया, ये बताया कि किसी नार्सिसिस्ट का कैसे हो सकता रिहैब? ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਬੰਦਾ ਲਾਹ ਜੁੱਤੀ ਲਵੇ हाँ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਵੇ ਥੱਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਹੁੰਨਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन बिल्कुल ऐसे ही है। नार्सिसिस्ट जो है ना, इनको नार्सिसिस्ट को ना बिल्कुल भी इंसाइट नहीं होती, और इनको इंसाइट आप दिला भी नहीं सकते। इनकी अंदर इतनी ज़्यादा ये लोग मैनिपुलेटर्स होते हैं, इतने ज़्यादा गैस लाइटिंग इनके अंदर होती है कि ये आपको ही पागल करार दे देंगे, बट अपने आप को ये बिल्कुल उनके अंदर इंसाइट नहीं दिलाएंगे। ये सिर्फ तब थोड़े से काबू में आते हैं, जस्ट फॉर अ टाइम बीइंग, कि जब उनको लगता है कि उनका विक्टिम उनके हाथ से जा रहा है। 10 साल 15 साल बाद एक वाइफ को पता चलता है कि उसके हस्बैंड का बड़ा कंट्रोलिंग बिहेवियर है, अब वो नहीं रह सकती। जब उसको लगेगा कि अब ये छोड़कर जाने लगी है, तो वो दोबारा से लव बॉम्बिंग स्टार्ट कर देगा।
फॉर अ वीक, फॉर अ मंथ, जब तक उसको लगेगा नहीं कि ये दोबारा से हालात जाल में फंस normal गई हो है। गए। ये सारे साहब आपका जो इशारा या निशाना है वो मर्द ही नजर आ रहे हैं, औरतें नार्सिसिस्ट नहीं होती? बिल्कुल होती हैं, फीमेल नार्सिसिज्म भी बहुत ज्यादा है। फीमेल में मदर इन लॉज जो होती हैं ना, वो उनमें नार्सिसिस्ट बहुत ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, वो शेयरिंग नहीं ना करती, ठीक है, हाँ। उनका भी कंट्रोलिंग बिहेवियर हो जाता है। बिल्कुल। कुछ वाइफ्स भी होती हैं, कुछ फीमेल नार्सिसिस्ट पार्टनर भी हो सकती हैं, उनमें भी सेम सिम्टम्स है। एम्पैथी नहीं होती, शो करवाएंगे एम्पैथी है, बट जानबूझकर आपको उसी जगह पर धकेली जाएंगे जहां उन्हें पता है कि आपको प्रॉब्लम होगी, तकलीफ होगी, तो इसका और शो इलाज ऐसे क्या है? अब करवाएंगे। अगर आप समझते हैं, वैसे तो मेरा ख्याल है, जाती राय मेरी ये है कि हर बंदा जो है वो दूसरे को नार्सिसिस्ट समझता है, अपने आप की जो Insight बीमारी नहीं है होती। Perfect खुद की, समझता है। हाँ, ये खुद की बीमारी डायग्नोज नहीं कर पाता। जो नार्सिसिस्ट होगा वो कभी उसको नहीं ये लगेगा कि मैं खुद भी एक नार्सिसिस्ट हूँ। लेकिन अगर चले है घर में, मोहल्ले में, दोस्तों, हल्का अहबाब में आपके, उसका इलाज क्या है? जब आपको पता चल जाए इतनी सोशल मीडिया के अवेयरनेस के बाद कि नार्सिसिज्म एग्जिस्ट करता है, ये एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, तो आप नार्सिसिस्ट बंदे को कुछ नहीं कह सकते। आपको अपनी बाउंड्रीज खुद कायम करनी पड़ती हैं, ठीक है। आप बाउंड्रीज सेट कर लें, उसे नो कहना सीखें और अपने आप को आज़ाद कर लें, क्योंकि नार्सिसिस्ट बंदा कभी भी आपको इंडिपेंडेंट नहीं देख सकता, अपने पार्टनर को, अपने विक्टिम को बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं देख सकता। जी, तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमान से। इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपको सिलेक्ट करनी होगी। सवाल ये है, औरत के नफ्सियाती मसाइल का वाहिद हल क्या है? ऑप्शन नंबर 1 तालीम, ऑप्शन नंबर 2 पसंद की शादी, ऑप्शन नंबर 3 शॉपिंग, ऑप्शन नंबर 4 2-3 काम वालियां। शॉपिंग। आपका जवाब दुरुस्त हुआ। शॉपिंग बहुत आप स्ट्रेस रिलीफ इंटरनेशनल करती है। वुमेन ऑर्गेनाइजेशन की सदर रही हैं? कोई बात मर्दों के हक में भी कर दें। श्योर, जरूर जरूर। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा, हमें यकीन आप हमारे साथ रहेंगे। शामिले दश्त कभी शामिले दरिया होना, हाँ खुश नसीबी ही तो है रेत का जर्रा होना। हाँ हाँ, बहुत खूबसूरत, ये बहुत अच्छा है। डूबते देखना पड़ता है कई लोगों को, हाँ तुम समझते हो कि आसान है किनारा होना। हाँ, जबरदस्त। पहले तो बख्शा गया फन्ने शनासाई मुझको, फिर मेरे जिम्मे लगाया गया तन्हा होना। वाह वाह बहुत ये अच्छा। नुमान शफीक के शार हैं। जी। बहुत आला जी, बहुत आला। इसके साथ ही हम चलते हैं अपने मेहमानों की जानिब। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वालेकुम। फाइज़ा है। जी मैं फायजा। सर से एक शेर पोइट्री सुनाना चाहती हूँ। हाँ जी, सुनाइए। मुझको ये जानकर उदासी हुई, कुछ मिसाइल का हल तो तू भी नहीं, हाँ, जो तेरी जुस्तजू में छोड़ दिया, जो तेरी जुस्तजू में छोड़ दिया, उसका नेमो बदल तो तू भी नहीं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। थैंक यू। जी। जी, मेरा नाम अरसलान है। हम्म, मैं मैडम नूरजहाँ का सॉन्ग सुनाना चाहता हूँ। अच्छा सुनाइए। इतना आहिस्ता बोलो, चोरी का सॉन्ग है। मेरे दिल दे शीशे विच सजना, मेरे दिल दे शीशे विच सजना, पई सजदी ए तस्वीर तेरी, मेरे दिल दे शीशे विच सजना, पई सजदी ए तस्वीर तेरी, मैनू रब ने बनाया तेरे लई, वे मैं अज़लां तो जागीर तेरी, मेरे दिल दे शीशे विच सजना, पई सजदी ए तस्वीर तेरी, मैनू रब ने बनाया तेरे लई, वे मैं अज़लां तो जागीर तेरी, मेरे दिल दे शीशे विच सजना, पई सजदी ए तस्वीर तेरी, मेरे दिल दे शीशे विच सजना। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद रफ़ी है।
मैं अपने कुछ इशार सुनाना चाहूँगा आपको। आपने खुद लिखे हैं? खुद लिखे हैं। जी। मैं 4 इरशाद। साल से कर रहा हूँ शायरी। मैं खुदा से ऐसा शख्स मांगता हूँ जो मुझसे बढ़कर ना इस जहाँ को चाहता हो। मैं ऐसे महबूब के सदके जाऊँ जो मेरी तरह मेरी माँ को चाहता हो। वाह वाह, वाह। अच्छी बात, अच्छी ख्वाहिश है। वैसे प्यार के लिए बड़ी मुश्किल शर्त रखी है आपने, एक तरह से सास को चाहना। अगर मोहब्बत कामयाब हो जाए तो सास से प्यार करना हाँ। सबसे मुश्किल है। आप ये देखें ना, सास मेरा ख्याल रिश्तों में वाहिद लफ्ज है जिसके साथ जान नहीं लगता, वरना आप देखें खाला जान, अम्मी जान, भाभी जान। फुप्पो जान। सास के साथ कभी देखा सास जान? जिस जान नहीं लगता उतना बंदा प्यार किवें करे यार। बस तो घर में दाखिल होना तो बंदा वेखदे कह दिंदा ले सस खां एक कोई आने दा टाइम है। चलिए जी, पहली पूछें सुहाना का सवाल। सुहाना का जो आज का सवाल है ये ऑलरेडी मैं पूछ चुकी हूँ और सोशल मीडिया पे ये मिलियंस में बिलियंस में जा चुका है अच्छा। और मैं आज उसको रिपीट करना चाहूंगी। और मुझे पूरा यकीन है कि हमारी ऑडियंस फिर भी जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत जवाब आए हुए हैं। हाँ। एनीहाउ, सवाल ये है, पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जिसको लेफ्ट साइड से पढ़े तो भी वही नाम बनता है, राइट से पढ़े तो भी वही बनता है? उर्दू में लिखें, हाँ। दाएं से पढ़ें, उल्टा करके बाएं से पढ़ें, हाँ। वही नाम रहता है। वही नाम रहता है। ये कौन सा शहर है? चलें, केपी का शहर है। ओ ओ ओ ओ और बहुत ही खूबसूरत, चलें, बहुत ही खूबसूरत। हसीन। चलें, सबसे बड़ा हिंट दे देता हूं, लोग सयाहत के लिए बहुत जाते हैं वहां पे। लो, अब तो बता ही दिया मैंने। नारायण। नारायण। दुरुस्त जवाब। अब आप सच सच बताएं, अगर मैं आपको ये हिंट ना देता कि वो सयाहती शहर है तो आप फिर भी बता सकते थे। माइंड में तो आ रहा था लेकिन कंफर्म नहीं था, लेकिन जब आपने सियाद का नाम लिया तो तब कंफर्म हुआ। पक्का हो गया। हाँ, चलें जी। नारायण, आप इधर से लिखे नारायण, इधर से पढ़े नारायण। एक जितना फासला है अगर आप जाना चाहते हैं। चले, बहुत खुशी हुई, जवाब आ गया। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोनिया है। मेरा जुनेद साहब से सवाल है कि सोना 5 लाख रुपए तोले तक पहुंच चुका है तो गरीब आदमी का क्या होगा? गरीब आदमी का क्या होगा? पहली बात तो यह है कि गरीब आदमी का सोने से क्या ताल्लुक, औरत का ताल्लुक हो सकता है, ठीक है। और दूसरा कि गरीब का सोने से क्या ताल्लुक है? गरीब का तो जो चैन से सोता है ना, सोना जो है उसका वही सोना है। वाह वाह। जो चैन से सोना है वही सोना है उसका, बस वही मिल जाए तो बड़ी बात है बेचारे को। और तीसरी बात ये है, मेरा ख्याल है कि गरीब को सोना खरीदने से कोई ज़रूरत नहीं होती। गरीब ने तो बेचारे ने पड़ा हुआ है कोई 1-2 तोला, वो बेचना ही होता है, वो उसको चंद पैसों का बल्कि फ़ायदा हो जाएगा, महंगा हो जाएगा तो ये गरीब का फ़ायदा ही है इसमें। जी। अस्सलाम वालेकुम मैम सुहाना। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। बहुत मैं शुक्रिया। आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। हाँ। आप बचपन से ही ऐसी थी या फेसबुक में आपको आके ये वाली हंसने की बीमारी लगी है? हंसने की बीमारी? बचपन तो इतना मुझे नहीं याद कि जब मैं इतनी सी होंगी मैं हंसती थी कि नहीं, लेकिन ये कि तबीयतन मैं ज़रा खुश मिजाज ही हूँ, हंसती खेलती रहती हूँ। और जहाँ तक स्माइल की बात है तो मेरी माँ कहती थी कि तुम्हारे दांत, कहती हैं कि तुम्हारे दांत अच्छे हैं और इसलिए भी बंदा ज़रा कॉलेज के नहीं तो कॉलेज में बंदा ज़रा स्माइल वैसे भी करता है। लेकिन अभी क्या है कि यहाँ पे तो माशाल्लाह माहौल इतना हंसने मुस्कुराने का होता है तो इसलिए हंसते रहते हैं नेचुरली भी। और मेरी ख्वाहिश है कि आप भी हंसती रहा करें। जी थैंक्स। जी, तो अब बारी है गेम की, कौन कौन लेगा हिस्सा। अब मैं जिस चीज का नाम लूंगा आपने उसी चीज को उठाना है। मैं आपको डॉज भी दूंगा, आपने मेरे डॉज का बुरा नहीं बनाना, मेरे साथ लड़ना नहीं है, ठीक है? चलिए 1 2 3 लिमू। ग्रीन बॉल। लहसुन। चलो जी 1 2 3 किया कद्दू। है ही नहीं। मैंने कहा था ना मैं डॉज दूंगा। हरी मिर्च। बंदा मार के मथे च पा दे आलू।
यार बहुत ही शरीफ बच्चे हैं। चलो जरा शाबाश। टमाटर, अदरक, पानी की बोतल, नहीं मैंने खाई नहीं, मैंने खाई नहीं। ये लो। अब मुझे दुआएं देनी है आपने, ठीक है ना? 3 चीजों का क्या बनाओगी? आप जीत गए भाई। बहुत सारी तालियां हमारे आज के विनर के लिए। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आजकल प्राइवेट स्कूलों वाले फीसें ऐसे लेते हैं जैसे वालिदैन ने स्कूल किस्तों पे खरीदा हो और हर महीने किस्त भरना उनकी जिम्मेदारी हो। यही सब कुछ दिखाने के लिए चलते हैं आज आपको अपने स्किट की जानिब। जी कद्दूस साहब और सर जी, जल्दी जल्दी से मुझे वो जगह बताएं, लोकेशन दिखाएं मुझे। मैंने इस अपने स्कूल से कमा के तो नई ब्रांच खोलनी है इंशाल्लाह। हाँ जी, वो कोई ऐसी बात नहीं है, मतलब कोई कनाल 1.5 कनाल ज़्यादा भी मिल जाएगी तो मैं ले लूँगा इंशाल्लाह। मुझे पूरा यकीन है कि इस साल की कमाई के साथ मैंने नई ब्रांच खोलनी है। ठीक है, ओके, बस करें, कोशिश करें। हाँ जी, क्या प्रोग्रेस है आपकी? सर जी, मैं मैसेजेस भेज रही हूँ जो हमारे न्यू पैकेजेस है ना एडमिशन के, वो लोगों तक भेज रही हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर रही हूँ ना, ताकि ज़्यादा लोग एडमिशन करवाएं। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में भेजो ताकि लोगों को पता चले हमारी ब्रांच के बारे में कि हमने अपने स्कूल का लेवल कहाँ तक ले गए हैं। सर, सिवाय अपने फैमिली ग्रुप के ना, मैंने सारे ग्रुप्स में भेज दिए। तो अपनी फैमिली को क्यों नहीं भेजा? उनको भी रगड़ा लगा, मेरा मतलब उनको भी भेजो सारी वीडियोस। सर, हमारे घर के बच्चे मियारी स्कूलों में पढ़ते हैं। फिर ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप हमें ये बताएं कि अभी तक आपने हमारे बच्चों का रिजल्ट कार्ड क्यों नहीं इशू किया? कैसे कर दें, भी आपके ड्यूज हैं। ड्यूज क्या? फीस हमारी टाइम से आ रही है भाईजान, अभी आपने कहाँ ड्यूज दिए हैं? अभी आपको मैं गिनाना शुरू करूंगा तो आपके शर्मिंदगी से सर नहीं उठेगा। मतलब मैं स्कूल चला रहा हूँ, ये कोई बेवकूफ़ी वाली जगह थोड़ी है कि आप जब मर्जी मुंह उठा के आए जी हमारे बच्चे का रिजल्ट कार्ड दे तो मैं उठा के आपको दे दूंगा। अब जो यहाँ पर अपना आपके बच्चे के ऊपर इन्वेस्टमेंट होती है वो किसने देनी? मैंने देनी है। नहीं, कौन सी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं आप? पूरे मुल्क में तो इन्वेस्टमेंट नजर नहीं आ रही। कौन सी सरमायाकारी कर बैठे आप हमारे बच्चों पे? ऐसी बात ना करें, हमारे सर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के मामले में बहुत टची हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब झुग्गियों के बच्चों को देखते हैं ना, तो इनके दिल खून के आंसू रोते हैं। ये इनको बड़े प्यार से बुलाते हैं, गाड़ी का शीशा साफ करवाते हैं और पैसे दिए बगैर निकल जाते हैं। और लॉजिक देखे कितनी जबरदस्त है। कहते हैं इन बच्चों को मांगने की आदत नहीं पड़नी चाहिए। वाह, ये टची तो नहीं, ये तो खची हुए। मैं तो झुग्गियों में लिख के आया हूँ, इल्म हासिल करो, खा तुम्हें मेरी एकेडमी में आना पड़े। सर, आपकी बातें ठीक हैं, लेकिन हमारे बच्चे के ड्यूज आप बता दें प्लीज। इसमें ऐसे ही चलता है। और आपके बच्चों की जो पेंटें ढीली हैं उनको ऊपर करते करते हमारी 3-4 जो है ना वो स्टाफ की औरतें बेहोश हो जाती हैं। बच्चा इधर जा रहा है, पैंट ऊपर कर रहे हैं, बच्चा इधर जा रहा है, पैंट ऊपर कर रहे हैं। और आपको पेंट चार्जेस अभी डाले नहीं है, अब आपने इसमें पेंट चार्जेस भी देने हैं। ये देखें, मेरी जो असिस्टेंट बैठी हुई है, इसका आधा वजन जो है ना सिर्फ बच्चों की पेंटें ठीक कर करके खराब हो गया। चले, ये तो हुआ 10-20 हजार। ये 2.5 लाख किस चीज का डाला सर? मैं चुप कर गया हूँ, बता तो रहा हूँ आपको। आपके बच्चों के लिए पता है हमने छोटे छोटे कंबल रखे हुए हैं। कंबलों के तो हम आपको पैसे डाल नहीं रहे ना, उनका रेंट डाल रहे हैं। हमने सोचा कि चलो अगली बार फिर आ जाएंगे, वो हमारी तरफ से आ गए आपको फ्री। कल लेने मेरे खालू दे तो कंबल ला के तो बच्चे को देता। और जब आपका बच्चा घर गया ना तो उसके बाद कंबल उठा के मेरे खालू के ऊपर देने गई है। तो खालू के ऊपर कंबल देने गई तो खालू उससे पहले ऊपर चला गया हुआ था। क्या मतलब आपका? हाँ, कंबल नहीं ऊपर आया, खालू ऊपर आ गया। सर मेरी बात सुने, हमारे बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं ना कि सोने आते हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, जनाजे के चार्जेस डालूं कि ना डालूं? कब्र के अंदर जो सब बिछनी, जो ऊपर स्लेटें लगनी, जो स्लैपें लगनी है, उसके चार्जेस आपको डालूं कि ना डालूं? गोरकन को जो कब्र निकल आई के पैसे देने वो डालूं कि ना डालूं? आपको ऊपर जो टहनी लगानी उस टहनी के पैसे डालूं कि ना डालूं आपको मैं? यार खुदा का खौफ खाओ, 72 कदमों पे जो दुआ मांग के उसके बाद जो बंदे को गाड़ियों में बैठाने, उनका किराया किसको डालूं मैं? अच्छा, अब ये ना कह दीजिएगा कि खाला की दूसरी शादी करनी है, उसके चार्जेस भी बच्चों पे डालने हैं। मेरे मुंह की बात छीनी आपने। खाला बेवा हो गया, खाला का ब्याह नहीं करना। चलो मैं फौदगी के पैसे छोड़ देता हूँ, लेकिन मैं खाला की नई शादी के पैसे नहीं छोड़ूंगा। खाला की दोबारा शादी करनी? हाँ। खाला की उम्र कितनी है? उम्र तो मुनास। मैं तुम्हारे अब्बू के बारे में सोच रहा था, उनकी भी तो शादी करनी है ना। नहीं, ऐसी खाला की शादी करनी थी, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? खाला का बंदा नहीं बचता। अच्छा, खाला का बंदा नहीं बचता? नहीं जी। फिर इसकी करवा दे। बेगम अगर मैं बच गया तो सारी जिंदगी रहोगी। नहीं, पहले तो मैं बड़े भंगड़े डाल रही हूँ। सर, इनके बच्चों का एक और इशू भी तो है ना। वो क्या?
घर से टिफिन भी लाते हैं और इधर आके टीचरों के पैसे लेके उनसे पापड़ ले लेके खाते हैं। 35,000 तो सिर्फ मेरा ही देना है इसके बच्चों ने। 35,000 अभी तो हमने टिफिन खुलाई के पैसे नहीं डाले हैं? आपके बच्चे जो ये टिफिन खोलती है उसको तरतीब से रखती है, उस तरतीब के पैसे नहीं डाल रहे हम लोग। अय्या, इनके बच्चे तो उंगलियों पे पापड़ चढ़ा के खाते हैं। और कोई ड्यूज? बेबी शार्क टू डू के तो अभी हमने पैसे डाले ही नहीं है। बेबी शार्क टूटू, हाँ वो तो पोइम है भाई। हाँ, तो उसके पैसे डाले नहीं। जो बच्चे किस तरह पढ़ाते हैं आगे, हम किस तरह से हरकतें कर करके हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं भाई, सिर्फ पढ़ाते नहीं है। मसलन कैसे करके दिखाते हैं? ओ देखो, ऐसे ऐसे। हाँ। ओ वाओ, हाथ हिलाने के भी 50,000 रुपए डाले। हाँ, ये तो मछली पानी में तैर रही थी, इसके तो बहुत पैसे बनते हैं ना। और आपका बच्चा 3-3 दफा वॉशरूम जाता है, ठीक है, और उसका जो स्टाफ हमने रखा हुआ है, जो एंगेज किया हुआ है, जो आपके बच्चों को लेकर जाता है वापस लेकर आता है, हाँ। इस सफर का कौन पैसा देगा? सर वैसे ये पहली दफा सुना है कि वॉशरूम के चार्जेस आपने डालने हैं। और भाईजान, मेड जब बाहर खड़ी होती है ना, तो आपका बच्चा 3 चक्कर लगवाता है, अंदर से कह देता है जी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, वो वापस जाती फिर आती है, अभी नहीं के पैसे डाले मैंने। सर मेरी बात सुने, आपने जो इतने ड्यूज 2.5 लाख के डाले, ये तो टोटल मेरा ख्याल 30,000 के ड्यूज नहीं बनते। उसी पैसे जमा नहीं कीते, 2.25 लाख हो गया जे। वो कैसे सर? मैं घंटे तक भौंकण डਿਆ, ਸਾਰਾ ਇਹੀ ਤੇ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਾਲੂ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ 2 ਚੱਕਰ ਮੈਂ ਛੱਡੇ ਨੇ, 5 ਵਾਰੀ ਪੈਂਟ ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਛੱਡੀ 2 ਵਾਰੀ। तो मेरे 35,000 भी नहीं डाले आपने। 35,000 उसे बेचारी दे रहंदे ने। सर बच्चा 35,000 खा सकता है, आप ये बताएं। जाहल आदमी, पाकिस्तान का हर बच्चा 3-3 लाख रुपए का मकरूज है और तुम कह रहे हो 35,000 नहीं खा सकता। चले नहीं तो 3 महीने की सैलरी ने देनी पड़ेगी। सर जी, आपको मैं एक बात बता दूं, आप ये ड्यूज दिए बगैर जा नहीं सकते, वरना आपके बच्चे का रिजल्ट जो है ना वो रुका रहेगा। सर हम यहाँ से जाएंगे भी और ये क्या कर रहे हैं आप? ये मैं अपनी सेल्फी ले रहा हूँ, ये आपकी सारी बातों की वीडियो मैंने बना ली है। नहीं, मेरी तो बाजार से मिल जाती है, यहाँ क्यों बनाई आपने? अच्छा। सर वो आपकी डांस वाली मिलती है, ये पहली दफा मिलेगी। नहीं तो ये वीडियो क्यों बनाई आपने? सर वीडियो इसलिए बनाई कि ताकि आपका बिजनेस और बढ़ सके, आपके पास और एडमिशन आए, देखिए ये गैर नाक अखलाकी साफ करवाने वाले बच्चे आए, ये गैर पेंट अखलाकी- ऊपर करवाने वाले बच्चे आए, ये गैर आपकी अखलाकी- पब्लिसिटी के लिए। ये गैर अखलाकी हरकत होती है जो आप कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, फ्री में हम डिलीट करें सर, इसको डिलीट करें। सर इसमें डिलीट वाला ऑप्शन ही नहीं है। अब ये वीडियो जाएगी महकमा एजुकेशन में, यस वहां पे मेरे अंकल डायरेक्टर हैं। अच्छा। और आपका स्कूल होगा बंद इंशाल्लाह। सर चलिए। इसको देखें, इसको डिलीट करें। मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्या? पता कि ये अच्छी बात नहीं होती। मैं ना आपको वो पेंट के चार्जेस भी छोड़ रहा हूँ, बाथरूम के आने जाने के भी छोड़ रहा हूँ, जनाजे के और खाला की शादी के भी छोड़ रहा हूँ, ठीक है, बच्चे को जो खाना खिलाते हैं उसका भी छोड़ रहा हूँ। 35,000 उस बच्ची का भी गया, आपने कोई पैसा नहीं देना, आपका बच्चा फ्री है। मैं आपको अभी ना रिजल्ट कार्ड दे रहा हूँ। बहुत अच्छी बात, ये तो सारे छोड़ दिए, पल्ले से क्या दे रहे हो? सर, पहले से क्या दे रहा हूँ सर, पहले इसको डिलीट मारे ना। वो कर देते हैं। आपका भी बिजनेस है, हमारा भी बिजनेस। ये मुझे दिखाएं, मैं खुद डिलीट करता हूँ। जब आपके साथ प्रॉमिस जो हो गया कि मैं उसके पैसे नहीं लूंगा। अब बताएं, अब आपने क्या डील करनी है? 5 लाख रुपया 5 लाख रुपए मैं आपको दूं, जी, उसके बाद आप कोई केस नहीं करेंगे? कोई केस नहीं जो आपने किया सारा डिलीट हो गया ना? सब कुछ delete। 5 लाख आप मुझसे रिश्वत मांग रहे हैं, यस उसके बाद बात खत्म हो जाएगी। हाँ लो भाईजान, तुसी ते मेरा करता जी सारा कुछ डिलीट, हम्म। जो तुसी बोलिया जी ने वो मेरा सारा रिकॉर्ड हो गया जी। नाज़रीन, ये था आज का देशमुख। चलते चलते आज की छोटी सी बात ये कि दुआएं कराई नहीं जाती, दुआएं ली जाती हैं। मुश्किल में किसी का साथ दे के और किसी की मुस्कुराहट की वजह बन के। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह।